हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई चल रही है कि नहीं? पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने लोड्स डिस्कस कर रहे हैं। हम कौन से लोड्स डिस्कस कर रहे हैं? डायरेक्शन के बेसिस पे, नॉर्मल और शीयर लोड। तो नॉर्मल और शीयर लोड का मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्ड कोर बेसिक्स है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, ठीक है। दिस इज द हार्ड कोर बेसिक्स। अगर ये चीज़ आपको पकड़ में आ गई तो आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। चाहे आपको जिस भी टॉपिक से डर लगता है वो टॉपिक सब स्मूथ हो जाएंगे आपके लिए। जैसे एसएफडी बीएमडी है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स है, वहाँ बहुत इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कोई 3D डायग्राम दे दिया, ब्रैकेट का दे दिया, बीम पे ब्रैकेट लगा के दे दिया, हर जगह आप स्मूथली काम करोगे। क्लियर? तो आज हम देखते हैं, आज हम ये टॉपिक देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि लोड्स पहचानने सीखे हमने कि यार ये लोड इसेंट्रिक एक्सियल है, ये ट्रांसफर शियर लोड है, ये इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड है। अभी तक तो हम ये पहचानना सीखे, ठीक है, कि एक्सियल लोड ऐसे लगता है, इसेंट्रिक टीएसएल ऐसे लगता है। तो ये हमें पिक्चर क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर हमारी क्या है? अब हम देखेंगे कि उन लोड से मेंबर्स पे क्या असर पड़ रहा है। मेंबर बेंड हो रहा है या मेंबर खींच रहा है या मेंबर कंप्रेस हो रहा है, मेंबर ट्विस्ट कर रहा है, तो उस मेंबर पे क्या फर्क पड़ रहा है उन लोड्स के अकॉर्डिंग। तो हमने 4 तरह के लोड पढ़े, एक नॉर्मल और एक शियर। नॉर्मल में 2 तरह के थे, एक एक्सियल लोड था, एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड था। और शियर में भी 2 तरह के लोड थे, एक ट्रांसफर शियर लोड था और एक इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड था। क्लियर? तो अब हम इनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि इन लोड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है मेंबर्स के ऊपर। अगर ये किसी मेंबर पे ये लोड लग जाए तो उस मेंबर पे ये क्या करेगा, किस तरह का अटैक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सियल लोड, उसके बाद देखेंगे इसेंट्रिक एक्सियल लोड। तो पहले हम नॉर्मल लोड्स पे बात करेंगे। तो नॉर्मल लोड 2 तरह के हैं, एक एक्सियल लोड है और दूसरा इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। क्लियर? अब इधर आ जाओ, बोर्ड पे देखो, एक्सियल लोड। ध्यान बिल्कुल हटना नहीं चाहिए, ध्यान हटा तो गया टॉपिक काम से, ठीक है। ये एक मेंबर लिया हमने, ये इसका क्रॉस सेक्शन है जो कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है B इंटू डी का, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। एक्सेस तो मैं सब क्लियर कर चुका हूं। ये अपनी Z एक्सेस है, दिस इज अवर लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, और ये अपनी एक्स एक्स और वाई वाई ट्रांसवर्स एक्सेस है। क्रॉस सेक्शन के प्लेन में जो Z एक्सिस है वो कैसी दिखेगी? हमें एक पॉइंट नजर आएगी। क्लियर? तो ड्राइंग की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ओके। अब ये लोड कौन सा है? ये जो P लोड है, ये कौन सा लोड है? अब ये मैं बार बार नहीं समझाऊंगा ये कौन सा लोड है, पीछे वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये P लोड अपना कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग है और क्रॉस सेक्शन के प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसको हम बोलेंगे एक्सियल लोड। क्लियर? तो ये एक्सियल लोड है। तो सबसे पहले अपन एक्सियल लोड का इफेक्ट देखेंगे कि इस एक्सियल लोड से इस मेंबर पे क्या इफेक्ट आ सकता है। क्लियर? तो अब देखो ये एक्सियल लोड लग रहा है, तो एक्सियल लोड क्या करेगा इस मेंबर को आगे की तरफ? अब ये लोड का नेचर कैसा है? टेंसाइल, टेंसाइल है ना। तो ये मेंबर की लेंथ को क्या करेगा? इंक्रीज कर सकता है। तो मान लेते हैं डेल से लेंथ क्या होगी? इंक्रीज हो सकती है इसकी। भाई एक्सियल लोड है, ये मेंबर है अपना, तो एक्सियल लोड यहां पे लग रहा है ना, ये Z एक्सिस के अलोंग इस तरह से। तो ये इसको क्या कर सकता है? अब ये लोड ऐसे लगेगा, यहां से फिक्स कर दिया अपन ने मेंबर, और ये लोड ऐसे लगेगा, तो ये लोड क्या करेगा? इस मेंबर को खींचेगा। तो इस मेंबर में डिफॉर्मेशन आ सकता है। तो मान लिया हमने कि इसमें डेल का क्या आ रहा है? डिफॉर्मेशन। क्लियर? और जब ये लोड लगेगा, इस लोड की वजह से मेंबर में अंदर स्ट्रेस भी इंड्यूस्ड हो सकता है, क्योंकि मेंबर रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा ना। भाई मैं तुम्हारा हाथ खींचूंगा तो हाथ क्या करेगा? एक टाइम तक रोकने की कोशिश करेगा अपने आप को। अब मैं ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो हाथ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जो रोकने की कोशिश करेगा उसी तरह मेंबर भी क्या करेगा? अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा। तो इसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। तो एक इसमें स्ट्रेस आएगा, जो कि कौन सा स्ट्रेस आएगा? एक्सियल लोड है तो इसमें एक्सियल स्ट्रेस आएगा, ठीक है। और लोड कैसा है? टेंसाइल नेचर का है, मेंबर की लेंथ बढ़ा रहा है मतलब टेंशन है, टेंसाइल है, तो क्या करेगा? एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस आएगा इसमें, ठीक है। तो जो सिंपल सा स्ट्रेस है अपना लोड बाई एरिया वो आएगा। तो स्ट्रेस अभी आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस एक्चुअल में है क्या, अभी कंफ्यूज मत हो, अभी सिंपल चीजें बता रहा हूं एकदम। तो अभी लोड्स देखो। क्लियर? तो ये एक्सियल लोड है, तो एक्सियल लोड क्या करेगा? एक तो इस पे, इस मेंबर पे एक्सियल स्ट्रेस लाएगा, कितना? लोड बाई एरिया का। तो एक तो इस पे आ गया एक्सियल स्ट्रेस, और दूसरा इसमें क्या लाएगा? डिफॉर्मेशन।
तो वो कितना हो जाएगा, PL/AE। क्लियर। तो एक्सियल लोड अगर किसी भी मेंबर पे लगता है तो वो उसकी क्या करेगा, या तो लेंथ बढ़ा भी सकता है या लेंथ कम भी कर सकता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के डिफॉर्मेशन होगा, वो टेंशन में भी जा सकता है, एलोंगेशन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन लोड नेचर। लोड टेंसाइल है तो एलोंगेट करेगा, लोड कंप्रेसिव है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हम यहां पे साइन लगा देते हैं प्लस और माइनस। प्लस साइन कब आएगा स्ट्रेस में, जब लोड टेंसाइल है। माइनस साइन कब आएगा स्ट्रेस में, जब लोड कंप्रेसिव है। क्लियर। तो ये तो क्लियर हो गया आपको। और एक डिफॉर्मेशन आएगा, वो भी प्लस माइनस लगा दे, क्योंकि लोड अगर टेंसाइल है तो एलोंगेट करेगा तो प्लस PL/AE का डिफॉर्मेशन आएगा, जो कि ये फॉर्मूला हुक्स लॉ से आता है, जो पीछे के लेक्चर्स में समझा चुका हूं आपको। ठीक है, और लोड अगर कंप्रेसिव है इस तरह से कंप्रेसिव, तो ये इसको अंदर की तरफ धक्का देगा तो इसमें क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो माइनस PL/AE लिखेंगे, माइनस PL/AE। तो ये तो अपने एक्सियल लोड का इफेक्ट था। ठीक है, तो एक्सियल लोड तो एक बहुत सिंपल सा लोड हो गया। एक्सियल लोड से तो अपन को कोई दिक्कत आई नहीं। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट अपन अपना देख लेते हैं कौन सा, इसेंट्रिक एक्सियल। अभी अपन नॉर्मल लोड की बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा नॉर्मल लोड का क्या इंपैक्ट है, एक्सियल से क्या हो रहा है, इसेंट्रिक एक्सियल से क्या हो रहा है। तो आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी अपन को। ठीक है, तो अब अपन आ जाते हैं किस पे, सेकंड। सेकंड है अपना कौन सा, यहां लिख देते हैं अपन, इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ध्यान से समझना इसको, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसेंट्रिक एक्सियल लोड से। हर जगह यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंट्रिक एक्सियल लोड। क्लियर। तो इससे हम सबसे पहले समझेंगे कि क्या इसका बेसिक्स है। ठीक है, तो गेट में भी यहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ES में भी पूछा जाता है, SSC JEN में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, SSC JEN के लिए भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि उसको मिनी IES का नाम दे दिया है। 70-80% सिविल में यूं का यूं ही पेपर उठ के आ जाता है मेंस में, IES का मेंस में यूं का यूं ही पेपर आ जाता है उठ के। ठीक है, तो अच्छे लेवल पे तैयारी करनी होगी, प्रिपरेशन। तो उसके लिए तुम्हारा बेस मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपना, जिससे आपको पता चल जाए कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगता कैसे है। ठीक है, कोई भी एक मेंबर बना लेते हैं अपन। ये अपना एक मेंबर आ गया। ठीक है, ये इसकी कौन सी एक्सिस हो गई मेंबर की, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई। और यहां पे अपन बना लेते हैं एक क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, B इंटू डी का, B इंटू डी का एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बना लिया अपन ने। तो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना मेंबर। ठीक है, क्लियर, मेंबर क्लियर है। अब देखो इसमें ये एक्सिस कौन सी है, y, और ये एक्सिस कौन सी है, x। कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें। और ये एक्सिस कौन सी है, ये वाली, z और z। ठीक है, ये z एक्सिस। यहां मान लेते हैं इसकी लेंथ l है। क्लियर, L लेंथ है इस मेंबर की, B इंटू डी का क्रॉस सेक्शन है। इतना क्लियर है, ये डायग्राम बन गया अपने। अब इसमें इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगेगा कैसे, मैं लोड मान लो यहां लगाता हूं एक, यहां मैंने एक लोड लगाया P, मैंने एक P लोड लगाया यहां पे। क्लियर, अब ये P लोड तुम्हें देख के पता चल रहा होगा कौन सा है या नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो पीछे के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये P लोड कौन सा है, इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। और हम अब इसेंट्रिक एक्सियल लोड का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं कि मेंबर पे इसेंट्रिक एक्सियल लोड का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर, तो ये देखो, ये अपना मेंबर
अब ये एक्सियल लोड था, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग था, जब तक तो लोड एक्सियल था, लेकिन इससे हटके कहीं भी लोड लगेगा तो वो इसेंट्रिक एक्सियल होगा। क्लियर? क्रॉस सेक्शन के तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि लोड कैसा है? नॉर्मल। अब देखो, ये तो अपना एक्सियल था, अब अपना लोड कैसे लग रहा है? थोड़ा ऊपर लग रहा है, इधर ये देखो, तो ऊपर लग रहा है, तो ये अपना लोड कौन सा हो गया? इसेंट्रिक एक्सियल लोड हो गया। क्लियर? तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, प्रॉब्लम्स के अंदर लोड को पहचानना है कि लोड है कैसा एक्चुअल में। तो अब लोड पहचान लिया हमने, अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे। इसका एक मेथड है रिजॉल्व करने का, वो ध्यान से समझना आज, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरी एग्जाम्स। तुम्हारे गेट के फ्री के 2 नंबर है, यहां से कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड है ये। अब इसको रिजॉल्व करते हैं अपन। देखो, ये अपना इसेंट्रिक एक्सियल लोड। क्लियर? अब ये मेंबर की कौन सी एक्सिस है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे, जो इसेंट्रिक एक्सियल लोड है उसके पैरेलल एक लोड लगाएंगे हम। तो हमने क्या किया, ये जो लोड है इसके पैरेलल, ध्यान से सुनो, जिस मेंबर पे काम कर रहे हो, जिस मेंबर पे काम कर रहे हो उस मेंबर को पकड़ो सबसे पहले। तो हम इस मेंबर पे काम कर रहे हैं, तो हमने ये मेंबर पकड़ लिया। अब इस मेंबर की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसको पकड़ो। स्टेप सुनो ध्यान से, उस मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को पकड़ो। तो उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है? ये जो कि उसके सेंट्रोइड से पास करेगी। आया समझ में? अब उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर इस लोड के पैरेलल उसी डायरेक्शन में एक लोड लगाना है P1 मैग्नीट्यूड का, और एक लोड इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है P2 मैग्नीट्यूड का। अब देखो, मैं लगाता हूं इधर। हमें क्या करना है, इसके पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे इसी डायरेक्शन में एक लोड लगाना है P1 मैग्नीट्यूड का, और इसके अपोजिट हमें एक लोड लगाना है P2 मैग्नीट्यूड का। और ये डिस्टेंस क्या हो गई अपनी? ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है ये क्या हो गई? इसेंट्रिसिटी। क्योंकि इसेंट्रिसिटी में लास्ट क्लास में बचा चुका हूं तुम्हें। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? लोड की लाइन ऑफ एक्शन और मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्लियर? तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक P1 लगा दिया, एक P2 लगा दिया। इसी के डायरेक्शन में इसके पैरेलल एक P1 लगा दिया, एक P2 लगा दिया। कंडीशन क्या है हमारी? ये, दिस इज द अप्रोच। ये अप्रोच है जिसको ध्यान रखना है, ठीक है? तो P1 P2 P सब क्या है? बराबर। तो हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं? हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि P1 P2 बराबर है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट है, दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारे पास? P बचा। तो सिर्फ P बचा, तो ये हम एक हाइपोथेटिकल अप्रोच लगा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है? तो हमने ये एक अप्रोच लगाई। अब तुम्हें सब पता है कपल क्या होता है, व्हाट इज कपल, ये भी बता चुका हूं तुम्हें। तो कपल क्या होता है, ये देखो, एक फोर्स लग रहा है इधर P, और एक फोर्स लग रहा है इधर P2, लेकिन ये भी किसके बराबर है? P। और ये डिस्टेंस कितना है? इसेंट्रिसिटी। आया समझ में? यहां पे एक फोर्स P लग रहा है, एक P2 लग रहा है, इन दोनों फोर्स को ले रहा हूं मैं, और बीच में डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर, इसेंट्रिसिटी। तो ये बन गया। अब ये जो फोर्स लग रहे हैं P और P2, ये P और P2 मिलके क्या करेंगे? एक कपल बनाएंगे, ठीक है? तो ये P और P2 मिलके कैसा कपल बनाएंगे? देखो, इसके डायरेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज सिंपल है, कुछ भी याद नहीं करना। तो P और P कपल होता क्या है? दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होने चाहिए, ठीक है? वो हमेशा मेंबर को क्या करेगा? रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो ये कपल जनरेट करेगा। तो इस P को क्या करेंगे? जिसको डायरेक्शन में दिक्कत है वो देख लो। इस P को क्या करेंगे? इसकी इसेंट्रिसिटी की तरफ घुमाएंगे, और इस P को भी इसकी इसेंट्रिसिटी की तरफ घुमाएंगे। तो कुल मिला के जो डायरेक्शन हुआ इसका, वो कैसा हुआ? क्लॉकवाइज हुआ। तो कुल मिला के कपल का डायरेक्शन कैसा हुआ? क्लॉकवाइज। और कितने का मोमेंट जनरेट करेगा ये? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आ गया मोमेंट।
तो कितने का कपल जनरेट हुआ? पीई का, पीई का कपल जनरेट हुआ, जो कि हम यहां मार्क करेंगे। तो किस तरह का बनेगा डायग्राम बताओ? ये बन गया। और ये कपल कौन जनरेट कर रहा है? m इज इक्वल टू पीई के मैग्नीट्यूड का कपल कौन जनरेट कर रहा है? P और P2 मिलके। तो यहां पे P एंड P2 क्या कर रहे हैं? P एंड P2 क्या कर रहे हैं? कॉजेज कपल। P एंड P2 मिलके यहां कपल जनरेट कर रहे हैं। तो P और P2 तो कपल के अंदर चले गए, वो तो गायब, ठीक है, वो तो कपल जनरेट करने में मस्त हो गए P और P2। अब बचा कौन सा? P1। अब बचा P1 लोड, और P1 लोड कौन सा लोड है? एक्सियल लोड है, जो अभी पीछे पड़ा। P1 कौन सा? एक्सियल लोड है, और एक्सियल में भी कौन सा है? टेंसाइल लोड है, ठीक है। तो एक्सियल लोड से स्ट्रेस कौन सा आएगा? एक्सियल स्ट्रेस। अब ये जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? इसको, मेंबर को बेंड करने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसे कपल आ रहा है तो मेंबर ऐसे बेंड होने की कोशिश कर रहा है। अब यहां से ये एंड फिक्स है, तो मैं पीछे भी बता चुका हूं आपको, पीछे वाली क्लास में। अगर नेट मोमेंट इस मेंबर पे कितना है? नेट मोमेंट इस मेंबर पे कितना है? क्लॉकवाइज है, तो रिएक्शन मोमेंट कितना आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और किस मैग्नीट्यूड का आएगा? उसी मैग्नीट्यूड का। आया समझ में? P और P2 कपल बना रहे हैं। कौन सा कपल? बेंडिंग कपल। बेंडिंग कपल पढ़ा चुका हूं, इसलिए पढ़ाया था। तो ये बेंड कर रहे हैं इस मेंबर को, तो ये वाला एरो क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहा है। भाई ये मेंबर है, इसको ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये एंड फिक्स है। तो फिक्स एंड पे क्या आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन कपल आएगा, रिएक्शन कपल आएगा। तो ये दोनों कपल मिलके इस मेंबर को क्या करेंगे? ऐसे बेंड करने की कोशिश करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो कपल हैं, ये इस मेंबर को किस तरह बेंड करने की कोशिश करेंगे? इस तरह से। आया समझ में? ये दोनों मोमेंट। तो ऊपर के फाइबर किस में आ गए? टेंशन में। और बॉटम फाइबर किस में आ गए? कंप्रेशन में। आया समझ में? अब ये बेंड कर रहा है तो स्ट्रेस कौन सा इंड्यूस्ड होगा? बेंडिंग स्ट्रेस आएगा मेंबर में, ठीक है। तो ऊपर आ गया टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, और नीचे आ गया कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। तो नीचे माइनस सिग्मा भी आ गया, ऊपर प्लस सिग्मा भी आ गया, बिकॉज ऊपर के फाइबर किस में आ रहे हैं? टेंशन में आ रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, और नीचे के फाइबर्स पास पास आ रहे हैं, मतलब कंप्रेशन में आ रहे हैं, और कुल मिला के हो रही है मेंबर की बेंडिंग। तो स्ट्रेस कौन सा आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। तो ये आ गया बेंडिंग स्ट्रेस। अब मैं इसका क्या करूंगा? इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम बनाऊंगा सेपरेटली। इन दोनों स्ट्रेस को अपन एक में मार्क करेंगे। तो पहले एक सिंगल सिंगल बनाते हैं। ये देखो, अब ये हैं कौन से? दोनों ही नॉर्मल हैं, दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, इसमें ऐड कौन सा करते हैं अपन? एक अपन P और P2 का इंपैक्ट देखेंगे, और एक अपना कौन सा है? P1 लोड है। तो P1 लोड को मैंने इधर बना दिया अलग से, ठीक है। तो ये P1 अलग से बना दिया, और P और P2 का ऊपर है। P और P2 क्या कर रहे हैं मिलके? P और P2 मोमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो ये M आ गया मोमेंट PE का, ये रिएक्शन मोमेंट आ गया M इज इक्वल टू PE का। तो ये ऐसे बेंड हो रहा है, तो उसमें स्ट्रेस कौन से आएंगे? इस मेंबर में स्ट्रेस कौन से आएंगे? ये देखो यहां बताया मैंने, ऊपर टेंशन, तो ऊपर टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, तो यहां लिख देते अपन प्लस सिग्मा बी। सिग्मा बी इज बेंडिंग स्ट्रेस। और नीचे क्या लिख देते? माइनस सिग्मा बी। यहां से आया, ठीक है। और एक्सियल लोड लग रहा है, एक्सियल लोड से कौन सा स्ट्रेस आएगा? एक्सियल स्ट्रेस। आया समझ में? क्लियर? दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस है। तो अगर दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नॉर्मल स्ट्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी नॉर्मल और शीयर को ऐड और सब्ट्रैक्ट मत कर देना, ठीक है। तो ये दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस है, तो इसका जो इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? ये देखो, इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम इसका कैसा बनेगा? यहां पे क्या लिखेंगे? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, और नीचे क्या लिखेंगे? सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। दिस इज द इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम, दिस इज द फाइनल डायग्राम।
इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम। दिस इज द फाइनल डायग्राम। तो आपको क्या करना है, ये एक लोड लग रहा था और इस एक लोड की वजह से देखो क्या क्या आ गया हमारे पास, ये इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। तो कुल मिला के ये तो एक्सियल लोड था, तो एक्सियल लोड से दोनों तरफ क्या आ गया, एक्सियल स्ट्रेस आ गया। अब लोड टेंसाइल था तो स्ट्रेस कैसा आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। अगर ये लोड कंप्रेसिव होता तो यहां पे माइनस सिग्मा ए आ जाता। आया समझ में? तो ये तो हो गया हमारा, इन दोनों को ऐड करके फाइनल डायग्राम हो गया। तो ऊपर एक स्ट्रेस आ गया, नीचे एक स्ट्रेस आ गया, इतना आया समझ में? तो यहां से अब देखो ये कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ये देखो पहले। इसेंट्रिक एक्सियल लोड का इफेक्ट तो देखें, जिस इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। इसेंट्रिक एक्सियल लोड कर क्या रहा है, क्या कर रहा है इसेंट्रिक एक्सियल लोड? एक तो ये बेंड कर रहा है और एक एक्सियल लोड आ रहा है, मतलब कुल मिला के दो इफेक्ट आ रहे हैं इसके। एक तो क्या आ रहा है, एक्सियल लोड, ठीक है, जो हम पीछे भी देख चुके हैं। तो एक्सियल लोड क्या काम करता है, एलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन, और एक्सियल स्ट्रेस देगा, टेंशन में भी दे सकता है, कंप्रेशन में भी, ठीक है, और बेंडिंग भी आ गया इसमें। तो कुल मिला के जो इसेंट्रिक एक्सियल लोड है वो मेंबर की क्या करेगा, बेंडिंग करेगा। तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड मेंबर को बेंड भी करेगा और उस पे एक्सियल लोड भी जनरेट करेगा, दोनों काम करेगा इसेंट्रिक एक्सियल लोड। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या करता है, तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड बेंडिंग करता है प्लस एक्सियल लोड जनरेट करता है। तो इसका इफेक्ट क्या आ गया, एक तो इसका इफेक्ट आ गया एक्सियल लोड प्लस उसके साथ क्या आ गया, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट। इसेंट्रिक एक्सियल लोड की वजह से क्या आया मेंबर पे, एक तो एक्सियल लोड आया और एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट आया। अब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं हम, वो भी समझ लो इधर, ये सब इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स, दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक्स फाउंडेशंस, ठीक है। ये लग रहा है मोमेंट m, यहां भी मोमेंट m। अब मान लो मैंने एक सेक्शन लिया यहां पे, फ्री एंड से x डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया, तो इस सेक्शन के ऊपर मोमेंट कितना होगा, इस सेक्शन पे मोमेंट कितना होगा, m ही रहेगा ना, m ही रहेगा। तो मोमेंट x डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा, मोमेंट क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। अब वेरिएबल का केस भी समझ लो, वेरिएबल का केस भी समझ लो। यहां अगर लोड लगाते हैं P, जैसा कि बीम पे लगता है, बीम पे ऐसा ही लोड लगता है, ठीक है। अब वापस से मैं क्या लेता हूं, एक सेक्शन लेता हूं x डिस्टेंस पे वापस से। तो अब इस सेक्शन पे मोमेंट कितना होगा, px। अब इस सेक्शन पे मोमेंट कितना होगा, px। तो मोमेंट किसके साथ वेरी कर रहा है, यहां पे मोमेंट वेरी कर रहा है किसके साथ, x के साथ, मतलब x डिस्टेंस के साथ मोमेंट क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग यहां भी हो रही है, बट इस मोमेंट को हम कहते हैं वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट। लेकिन यहां जो मोमेंट आ रहा है, जो इसेंट्रिक एक्सियल लोड में जो मोमेंट आ रहा है, दैट इज कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, क्लियर। और ध्यान रखना, बीम पे इस तरह की लोडिंग नहीं होती, बीम पे कभी भी मोमेंट कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है। इसलिए एसएफडी बीएमडी बनाने की जरूरत पड़ी हमें, आ रहा समझ में। तो ये ध्यान रखना कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड से मोमेंट कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल नहीं, क्लियर। कोई भी दिक्कत आए तो मेरे से पूछो तुम कहीं भी लिख के, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, इतना समझ में आया कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड से क्या होगा, एक तो एक्सियल लोड आएगा और एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। ये हमने पढ़ लिया जो इफेक्ट था, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, अब आगे इसको मिटा देते हैं अपन। अब मैं बताता हूं यहां से कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है गेट में। हमारा इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम कैसा बना था उसको यहां बना देते हैं। ऊपर क्या था, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, और नीचे क्या था, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, ठीक है। और ये हमारा क्रॉस सेक्शन है B into D का। तो यहां से क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि फाइंड द
इस तरह की लोडिंग लगा के दे देगा और पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मेंबर। कैसा क्वेश्चन पूछेगा? ऐसी लोडिंग लगा के दे दी, पूछेगा कि इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस बताओ कितना है। तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है? पहले तो ऐसे रिजॉल्व करेंगे, इसको ऐसे रिजॉल्व करके हम ये वाला डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये डायग्राम हम बनाएंगे तो इसमें हमें क्या दिख जाएगा? इसमें दिख जाएगा कि मैक्सिमम किधर है। तो ये हमारा टॉप फाइबर है और ये हमारा बॉटम फाइबर है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस किधर है? टॉप पे या बॉटम पे? टॉप फाइबर पे। तो मैक्सिमम किधर है? टॉप पे। तो कितना हो जाएगा? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। टॉप फाइबर पे मैक्सिमम है, जो कितना हो जाएगा? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। क्लियर? तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब एक्सियल स्ट्रेस हम कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल, लोड बाई एरिया। सिंपल। तो लोड P और एरिया कितना है? एक्सियल का लोड P1 है, P1 P2 क्या है? सब P के बराबर है, P लिख देंगे। और एरिया किसका लेते हैं हमेशा? क्रॉस सेक्शन का। तो क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना हुआ? B इंटू डी। ये तो एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल दी मैंने। क्लियर? अब अपन क्या फाइंड करेंगे? अब अपन फाइंड करते हैं यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं? बेंडिंग इक्वेशन पढ़ेंगे जब बताएंगे। अभी ये फॉर्मूला ध्यान रखो, My/I Na। क्लियर? Na मतलब न्यूट्रल एक्सिस। आपको न्यूट्रल एक्सिस पूरी डिटेल में पढ़ाई जाएगी विद 3D डायग्राम के अप्रोच के साथ कि एक्चुअल में न्यूट्रल सरफेस क्या होती है और न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। यहां पे बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो अभी इतना ध्यान रखो। तो My/I Na, आई लेंगे हम न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। दिस इज अवर न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस भी कहलाती है। आई हमेशा इसके अबाउट लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, IXX और IYY भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत हो अभी। ठीक है, तो मोमेंट कितना होगा? ये इक्वेशन आई कहां से? बेंडिंग इक्वेशन है ये। M/I इज इक्वल टू सिग्मा B/Y इज इक्वल टू E/R। दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन। ये हम बेंडिंग इक्वेशन में पूरी डिराइव करके इसको अच्छे से समझेंगे। अभी ये इक्वेशन ध्यान रखो, मैंने क्या किया? इन दोनों को इक्वल किया और यहां से सिग्मा बी का फॉर्मूला आया My/I। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। तो हमारे पास ये बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए क्या आया? फॉर्मूला है। तो अब यहां पे एक एक वैल्यू अलग अलग निकालते हैं अपन। M कितना होगा? मोमेंट कितना है यहां पर? P इंटू E, ये मोमेंट आ गया। I कितना होगा? ये I का ही तो यहां पे बड़ा इंपैक्ट है। I ये कौन सी एक्सिस है? X, और ये Y, ये X ये Y। बेंडिंग कैसे हो रही है? अप एंड डाउन हो रही है, ऊपर नीचे। बेंडिंग ऊपर नीचे हो रही है, देखो ऊपर नीचे हो रही है बेंडिंग। तो किस एक्सिस के अबाउट हो रही है बेंडिंग? X एक्सिस के अबाउट। अगर कपल ऐसे लगता आगे पीछे तो ये बेंडिंग ऐसे ऐसे होती, तो ये Y के अबाउट होती। क्लियर? तो ये बेंडिंग क्या हो रही है? ऊपर नीचे हो रही है इस तरह, तो X के अबाउट बेंड हो रहा है। तो IXX लेके चलेंगे, IXX लेंगे या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि बेंडिंग किसके अबाउट हो रही है? X एक्सिस के। तो ये लिखते कैसे अपन? अगर IXX लिखना है तो इसके जो पैरेलल वाली डिस्टेंस है उसको पहले लिखेंगे और परपेंडिकुलर वाली क्यूब में लिखेंगे बाय 12। रेक्टेंगुलर का क्या होता है? I, BD क्यूब बाई 12। ठीक है, जिसको याद कर लेना। X के अराउंड लिखना है तो इसके जो पैरेलल डिस्टेंस होगी वो पहले लिखी जाएगी और परपेंडिकुलर वाली क्यूब में लिखी जाएगी बाई 12। और अगर IYY लिखना चाहते हो तो IYY में जो YY के पैरेलल डिस्टेंस है वो पहले आएगी और परपेंडिकुलर वाली आएगी क्यूब में बाई 12। क्लियर? तो लेकिन ये IYY तो चाहिए नहीं हमें, यहां हमें क्या चाहिए? IXX चाहिए। तो IXX लिख लिया हमने। अब Y, ये Y बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये Y क्या करता है? न्यूमेरिकल्स गलत कराता है स्टूडेंट्स के। ये Y न्यूमेरिकल को गलत कराता है स्टूडेंट्स के। Y क्या है? Y है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्रिटिकल फाइबर की डिस्टेंस। Y क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्रिटिकल फाइबर की डिस्टेंस।
ठीक है, अभी इतना ही समझो। यहां पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, क्रिटिकल फाइबर ये है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्रिटिकल फाइबर। अब क्रिटिकल फाइबर किसको कह रहे हैं? जहां पर स्ट्रेस क्या है? मैक्सिमम है। तो स्ट्रेस मैक्सिमम किधर है? टॉप पे और बॉटम पे। सबसे ज्यादा स्ट्रेस तो ऊपर नीचे ही आएगा, बीच में तो स्ट्रेस कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां जीरो के पास पहुंचेगा तो स्ट्रेस कम होता जाएगा बीच में, तो मैक्सिमम स्ट्रेस टॉप बॉटम पे आएगा। तो ये अपने कौन से फाइबर हो गए? ये अपने क्रिटिकल फाइबर हो गए। क्रिटिकल मतलब जिसका टूटने का चांस सबसे ज्यादा है, जो कि सबसे डेंजरस है, जहां पे स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्रिटिकल फाइबर की डिस्टेंस कितनी है? d/2 है या नहीं? d/2। तो y कितना हो गया? d/2। क्लियर? अब इन तीनों वैल्यू को क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिग्मा बी कितना आ जाएगा बताओ? m की वैल्यू कितनी है? pe इंटू d/2 डिवाइड बाय bd³/12। तो कितना हो गया? ये निकाल लेंगे यहां से 6b/bd²। तो ये आ गया अपना सिग्मा बी, और सिग्मा ए भी आ गया था। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो जाएगा? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। इस तरह से हम किसी भी न्यूमेरिकल में क्या फाइंड कर सकते हैं? मैक्सिमम स्ट्रेस। आया समझ में? इसेंट्रिक एक्सियल लोड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इतना क्लियर? तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड से एक्सियल लोड प्लस कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट बेंड करेगा मेंबर को। अगर इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, पूरी अप्रोच क्लियर कर दी, ठीक है। और मैक्सिमम स्ट्रेस पूछ रहा है तो वो भी अपन निकाल लेंगे, नो डाउट। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये सरफेस पे क्यों लिखे हमने? इनको यहां भी तो लिख सकते थे। ये हमने स्ट्रेस सरफेस पे क्यों लिखे? दिस इज अवर लास्ट वन, लास्ट अप्रोच। समझ लो इसको भी अच्छे से, ठीक है। तो सरफेस पे इसलिए लिखे कि सरफेस पे स्ट्रेस क्या होगा? जो एक्सियल स्ट्रेस होता है वो तो यूनिफॉर्म होता है। एक्सियल स्ट्रेस का जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है? एक्सियल लोड P लग रहा है मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक सेक्शन ले लेते हैं, तो ये लोड इधर है तो ये एरो ऐसे लगाते हैं हम। ऐसा डायग्राम देखा है कभी? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सियल स्ट्रेस को। तो एक्सियल लोड का जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है इसको बोलते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। सब बताऊंगा आगे डिटेल में। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है तो ये हम मान के चलते हैं कि ये पूरे सेक्शन की डेप्थ पे क्या है? कांस्टेंट है, एरिया पे यूनिफॉर्म है। दिस इज द अजम्पशन। ये अजम्पशन है, एक्चुअल में नहीं होता ऐसा। एक्चुअल में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लोड एक पॉइंट पे है तो ये भी एक पॉइंट पे ज्यादा आना चाहिए ना, लेकिन ये अजम्पशन है। बीटेक मतलब अजम्पशन, ठीक है। तो ये तो हर जगह क्या है? बराबर है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, लोड इधर है तो स्ट्रेस हमेशा क्या होते हैं? रेजिस्टिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो लोड अगर इधर है तो स्ट्रेस क्या होगा? अपोजिट आएगा। तो अपोजिट में एरो बनाए, देखो एक सेक्शन लिया हमने, उसके अपोजिट में एरो बनाए। अगर ये लोड कंप्रेसिव होता तो एरो इधर आ जाते, लेकिन ये हर जगह क्या होता है? बराबर होता है। तो एक्सियल स्ट्रेस क्या है? हर जगह बराबर है, ठीक है। तो एक्सियल का समझ में आ गया। अब बेंडिंग का देखो, बेंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? बेंडिंग का क्या है? कैसा कपल लग रहा है? कपल यहां से लग रहा है M इज इक्वल टू PE, ये रिएक्शन कपल हो गया। M इज इक्वल टू PE, क्लियर। इस तरह के मोमेंट एक्ट कर रहे हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस अभी हमने देखा सिग्मा बी इज इक्वल टू My/I। M कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, तो बेंडिंग स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है? Y के। दिस इज द लीनियर वेरिएशन। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो आएगा वो लीनियर वेरिएशन आएगा क्योंकि ये Y के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे Y चेंज होगा बेंडिंग स्ट्रेस चेंज होगा। Y बढ़ेगा तो बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ेगा, Y कम होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस कम होगा, क्लियर। तो बेंडिंग स्ट्रेस किसके साथ लीनियरली वेरी कर रहा है? Y के साथ। अब Y डिस्टेंस क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्रिटिकल फाइबर, मतलब Y यहां पर क्या है? Y यहां पर क्या है? 0 है, क्लियर।
तो y यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, यहां पे बैठ जाएंगे और यहां से यहां चलेंगे तो वो y है। बैठना किधर है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। क्लियर? तो बेंडिंग का जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनता है वो बनता है इस तरह का। देखा होगा ये तुमने इस तरह का डायग्राम, या नहीं देखा? ये हमारा सेक्शन है, एक सेक्शन ले लिया, इस तरह का डायग्राम बनता है बेंडिंग का। इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है? ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है और स्ट्रेस हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। अगर मोमेंट लग रहा है तो इंटरनल रेजिस्टिंग मोमेंट को। क्लियर? मतलब रेजिस्टिंग होना चाहिए, स्ट्रेस मतलब रेजिस्टिंग। ठीक है, तो सेक्शन के अपोजिट में एरो बना देते हैं हम इस तरह का। ऐसा एक डायग्राम देखा होगा आपने। और ये लीनियर वेरिएशन क्यों है? ये लीनियर वेरिएशन क्यों है? क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है? y के। तो ये हमेशा लीनियर ही होगा। ठीक है, y के प्रोपोर्शनल है। y यहां पर क्या है? 0 है। और y यहां पर क्या है? मैक्सिमम। y यहां पर भी क्या है? मैक्सिमम। तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम किधर हुआ? सरफेस पे। ये देखो, और यहां 0 हुआ। बेंडिंग स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे 0 हुआ, सरफेस पे मैक्सिमम हुआ। तो दोनों स्ट्रेस कुल मिला के मैक्सिमम किधर हुए? सरफेसेस पे। आया समझ में? इसलिए मैंने सरफेस पे लिखा है स्ट्रेसेस को, बीच में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि दोनों स्ट्रेस मिला के कहां मैक्सिमम हो रहे हैं? सरफेसेस पे। क्लियर? तो ये मैंने बेंडिंग का समझाया। अब ये एरो ऐसे ही क्यों बनाया मैंने? ये डायग्राम में ऐसे भी तो बना सकता था, इस तरह से, इस तरह से भी तो बना सकता था। ये गलत हो जाता, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेंडिंग। बेंडिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ये। अब एक्सटर्नल मोमेंट देखो क्लॉकवाइज है, एक्सटर्नल मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनता है उसमें रेजिस्टिंग मोमेंट आता है। और रेजिस्टिंग मोमेंट हमेशा क्या होगा? कोई चीज को हम ऐसे बेंड कर रहे हैं तो रेजिस्ट करेगा उल्टी डायरेक्शन में। एक्सियल में जैसा बनाया था, अपोजिट एरो बनाए थे, वैसा ही इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल मोमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो रेजिस्टिंग मोमेंट क्या होगा? क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉक होना चाहिए। वही तो स्ट्रेस को शो करेगा। तो ये इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है जो कि सही है। ठीक है, तो इसमें एरो ये इधर है, ये एरो इधर है, तो ये कपल कैसा आया अपने पास? एंटी क्लॉक। और एक्सटर्नल मोमेंट कैसा है? क्लॉक। तो ये हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हुआ बेंडिंग का। क्लियर? तो दोनों जगह मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हुआ। अगर हम डायग्राम ऐसा बना लेते इस तरह का तो क्या होता? क्लॉकवाइज आ जाता। ये क्लॉक, ये भी क्लॉक, ये डायग्राम हो जाता गलत। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सरफेस पे क्यों लिखा वो समझ में आया, क्योंकि दोनों स्ट्रेस मिला के सरफेस पे मैक्सिमम है। एक्सियल तो हर जगह बराबर है, लेकिन बेंडिंग का मैक्सिमम है सरफेस पे। तो दोनों मिला के कहां मैक्सिमम हुए? सरफेस पे। क्लियर? एक डिस्ट्रीब्यूशन और बनता है बेंडिंग का, वो भी देख लो ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं आए। वैसे तो बेंडिंग में मैं अच्छे से सब समझाऊंगा तुम्हें। एक डायग्राम इस तरह का भी बनता है। कभी कभी एग्जाम में डायग्राम के अकॉर्डिंग पूछ लेगा। क्लियर? तो इस पे एरो कैसे लग जाएंगे? सेक्शन इस तरह से। तो ये एक्सटर्नल मोमेंट है, तो ये किसको शो कर रहा है? रेजिस्टिंग मोमेंट को। तो रेजिस्टिंग कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी लीनियर वेरिएशन है। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसको ये यहां था, इसको यहां उठा के रख दिया अपन ने। एरो तो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, दो तरह के स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं बेंडिंग के। तो कुल मिला के बेंडिंग सरफेस पे मैक्सिमम होगा और एक्सियल हर जगह मैक्सिमम होगा। तो दोनों मिला के कहां मैक्सिमम हो गए? सरफेसेस पे। तो ये एक पूरा एनालिसिस है इसेंट्रिक एक्सियल लोड का, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।